जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं और 2024 में वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय का मॉडल पेपर। और इस मॉडल पेपर को मैं पूरा सॉल्व भी कराऊंगा, यानी हल भी कराऊंगा। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 फरवरी से, कब से मेरे प्यारे बच्चों, 22 फरवरी से कक्षा 10 और 12 यानी यूपी बोर्ड एग्जाम करा रहा है। कक्षा 10 और 12 के सभी छात्रों का एग्जाम है। तो हो सकता है आपके विद्यालय में 22 फरवरी के पहले ही आपकी वार्षिक परीक्षा करा ली जाए या बोर्ड परीक्षा के बाद करा ली जाए। जैसा भी होगा वैसा आपको तैयारी करना है। फिलहाल आपको तैयारी करना है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट हिंदी विषय का मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दूं वीडियो के माध्यम से, ताकि 2024 में आप अच्छा स्कोर कर सको हिंदी विषय के पेपर में। मेरे प्यारे बच्चों, सेम इसी पैटर्न पर पेपर आएगा आप सभी छात्रों का। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 में हैं, आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देखेंगे समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट पहले ही आपको पेपर मिलेगा। 3 घंटे का समय आपको पेपर को हल करने के लिए मिलेगा। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेगा। प्रश्न पत्र जो होगा 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ और खंड बा में। खंड आ, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, खंड यहाँ पर क्या होगा, आ होगा, में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं और खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक भी अंकित हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, खंड आ में प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, 20 पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर आपको OMR शीट में फिल करना होगा। और खंड बा में 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड आ के 20 प्रश्न जो हैं, इन्हें आप जरूर तैयार कर लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। 100% यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है। विकल्प यहाँ पर चारों हैं इस प्रकार से, 1900 से 1922, 1930 से 1952 ईस्वी। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, द्विवेदी युग की समय सीमा है सन 1900 से 1922 ईस्वी तक। प्रश्न संख्या 2 है मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी प्रदीप के संपादक थे। दिए गए विकल्पों में से हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे। इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी प्रदीप के संपादक थे, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट जी। हिंदी प्रदीप जो जिसका संपादन किसने किया था, बाल कृष्ण भट्ट जी ने किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न संख्या 3 मेरे प्यारे बच्चों, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में पात्रों की संख्या कितनी है। लक्ष्मी का स्वागत किसके द्वारा लिखी गई एकांकी है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में पात्रों की संख्या कितनी है, इसका उत्तर हो जाएगा 7। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में 7 पात्र हैं। प्रश्न संख्या 4 है, यहाँ पर बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। अब यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संपादक थे कौन, बाल कृष्ण भट्ट। अब यही प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है कि बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बाल कृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था। प्रश्न संख्या 5 है, किस काल को हिंदी का विकास यानी हिंदी के विकास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या आदिकाल होगा, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल। तो किस काल को हिंदी के विकास का स्वर्ण युग कहा जाता है, इसका उत्तर होगा भक्ति काल को हिंदी के विकास का स्वर्ण युग कहा जाता है।
प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा क्या है? क्या मैथिली भाषा में लिखी गई है विनय पत्रिका रचना, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में या अवधी भाषा में? तो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा क्या है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, यह जो है ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि रामचरितमानस जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, इस रचना की भाषा क्या है, यानी यह किस भाषा में रचित है? आप लोग इसका जो है उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा 7 है, बीसल देव रासो रचना है, यह किसकी रचना है? बीसल देव रासो, तो बीसल देव रासो नरपति नाल की रचना है। किसकी रचना है? बीसल देव रासो नरपति नाल की रचना है। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लक्ष्मीपुरा के लेखक कौन हैं? लक्ष्मीपुरा जो कि प्रसिद्ध रचना है, और इस रचना के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर हो जाएगा शिवदान सिंह चौहान। लक्ष्मीपुरा नामक रचना के रचनाकार हैं शिवदान सिंह चौहान। प्रश्न संख्या 9 है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, भय किस रस का स्थायी भाव है? यह है भयानक रस का स्थायी भाव। शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का स्थायी भाव है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? वीर रस का स्थायी भाव है। और रति जो है यह श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो मेरे प्यारे बच्चों, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा रति। अगला प्रश्न संख्या 10 है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है विकल्प 14, दूसरा विकल्प है 12, तीसरा है विकल्प 16 और चौथा है 11। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 11 है, जहां पर एक ही शब्द की अनेक बार भिन्न भिन्न अर्थों में आवृत्ति हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर विकल्प है, पहला रूपक, दूसरा है उत्प्रेक्षा, तीसरा है अनुप्रास, चौथा है यमक। तो आप सभी जानते हैं कि जहां पर एक ही शब्द की अनेक बार भिन्न भिन्न अर्थों में आवृत्ति होती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर होता है यमक अलंकार। और यमक अलंकार का बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है कनक कनकते सौगुनी। मेरे प्यारे बच्चों, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए उदाहरण में कनक शब्द क्या है? 2 बार आया है, और परिभाषा में लिखा है, यानी इस प्रश्न में लिखा है, जहां पर एक ही शब्द की अनेक बार यानी एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में आवृत्ति हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। कैसे मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर एक कनक का अर्थ क्या है? सोना, और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है यमक अलंकार। अगला प्रश्न संख्या 12 है, चिड़िया का तत्सम रूप होगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तत्सम होना चाहिए था, तद्भव मिसप्रिंट हो गया है। तो इसका जो है उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? चिड़िया का तत्सम रूप क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चटका। चिड़िया का तत्सम रूप क्या होगा? यहाँ पर तत्सम होना चाहिए था, चिड़िया का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? चटका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, यहाँ पर नवरात्रि में समास कौन सा है? तो मैंने आपको कई वीडियो में बताया है, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, यानी गिनती बताने वाला हो। जिस समास का पहला पद क्या हो? संख्यावाची, यानी गिनती का बोध कराए। दूसरा पद किसी समूह, दूसरा पद क्या हो? किसी समूह या समाहार का बोध कराए। तो वहां पर होता है कौन सा समास?
वहां पर होता है द्विगु समास। उपर्युक्त उदाहरण में कौन सा समास है? द्विगु समास है। क्यों? क्योंकि पहला पद है यहाँ पर नौ, नवरात्रि लिखा है, पहला पद क्या है? नौ है, और दूसरा पद क्या है? रात्रि। अब नौ से हमें किस गिनती का पता चला? नौ गिनती का पता चला, यानी किस संख्या का पता चला? नौ संख्या का पता चला। और रात्रि यानी नौ रात्रों का समूह या समाहार दूसरा पद है। तो यहाँ पर उत्तर में क्या होगा? द्विगु समास। प्रश्न संख्या 14 है, यहाँ पर आशा का विलोम क्या है? तो आप सभी जानते हैं आशा का विलोम निराशा होता है। प्रश्न संख्या 15 है, हे राम मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। प्रस्तुत वाक्य में हे राम के पश्चात कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? हे राम के पश्चात ये जो विराम चिन्ह है इसे क्या कहा जाता है? क्या योजक चिन्ह कहा जाता है, विस्मय बोधक चिन्ह, या अल्प विराम, या पूर्ण विराम? तो इसे क्या कहते हैं? विस्मय बोधक चिन्ह कहा जाता है। प्रश्न संख्या 16 है मेरे प्यारे बच्चों, आगंतुक, अभ्यागत, मेहमान आदि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विलोम, उपसर्ग, पर्यायवाची या प्रत्यय। तो आगंतुक, अभ्यागत, मेहमान आदि क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों, पावनम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों पौ प्लस अनम। प्रश्न संख्या 18 है, मधुनी किस विभक्ति व वचन का रूप है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मधुनी चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। प्रश्न संख्या 19 है मेरे प्यारे बच्चों, अस्तु किस लकार का रूप है? तो अस्तु जो है लोट लकार का रूप है। और प्रश्न संख्या 20 है, यहाँ पर मध्वर्य में संधि क्या है, यानी कौन सी संधि है? तो मध्वर्य में यड़ संधि है। इसके बाद खंड बा में 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि वर्णनात्मक हैं। इनका उत्तर आपको कॉपी पर लिखना होगा। तो प्रश्न संख्या 21 का है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश यहाँ पर 2 पूछे जाएंगे। आपको करना क्या है? किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए अंक कितने निर्धारित हैं? 6 अंक निर्धारित हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। तो पहला गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अभी विश्वास न आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। किसको? उस बूढ़े व्यक्ति को। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलाह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, भगत को बात पर, यानी भगत को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था? तो चलिए मैं आपको बता दूं, इस तरह का जो प्रश्न आएंगे इनका उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि यह जो है गद्यांश लिया गया है मंत्र शीर्षक पाठ से, जिसके रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी। अथवा में यहाँ पर गद्यांश है, तोता दिन भर भद्र रीति के अनुसार अधमरा होता गया। अभिभावकों ने समझा कि प्रगति काफी आशाजनक हो रही है, फिर भी पक्षी स्वभाव के एक स्वाभाविक दोष से तोते का पिंड अब भी छूट नहीं पाया था। तो यहाँ पर इस गद्यांश का पहला प्रश्न क्या है? उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ लिखना है आपको तो पहले तो आपको पता होना चाहिए या किस पाठ से लिया गया है गद्यांश। तो यह लिया गया है तोता शीर्षक पाठ से। रचनाकार हैं कौन मेरे प्यारे बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर। तोता शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ यहाँ पर होगा, टैगोर। आप लोग ध्यान दीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया पाठ है। प्रश्न संख्या 22 है, यहाँ पर 22 का के अंतर्गत निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला पद्यांश है यहाँ पर,
माया दीपक नर पतंग, यहाँ पर दो बार है, एक बार ही होगा। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि वह पड़ंत, कहाँ कबीर गुण ज्ञान थे, एक आध उबरंत। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो यह पद्यांश लिया गया है साखी शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार कबीरदास जी हैं। और यदि आप इनसे संबंधित किसी भी साखी की व्याख्या देखना चाहते हैं या आपको अच्छे से समझना है तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ। साखी शीर्षक पूरा पाठ मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है, वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाओगे। फिर इसके बाद अथवा में जो पद्यांश है, यहाँ पर पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल किसका ज्ञात होता और ना औरों की जवानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्ध पंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो यह जो है पद्यांश किस पाठ से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न भी आया हुआ है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, पथ की पहचान, पथ की पहचान शीर्षक पाठ से लिया गया है पद्यांश, और रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी हैं इस पाठ के रचनाकार। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 23 का इस प्रकार से आएगा, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। तो 4 नंबर का यह प्रश्न है, रामकृष्ण एका विलक्षणा महापुरुषा अभवत किस पाठ से रचित है? परमहंस, परमहंसः रामकृष्णः, परमहंसः रामकृष्ण शीर्षक पाठ से लिया गया है पहला गद्यांश। और अथवा में जो गद्यांश है यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, रामदासः नारायणपुरे निवसते, और यह जो है लिया गया है किस पाठ से मेरे प्यारे बच्चों? सिद्धि मंत्रः, सिद्धि मंत्रः शीर्षक पाठ से लिया गया है। और इसके बाद प्रश्न संख्या 23 खा है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है, आपको किसी एक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना होगा। तो यहाँ पर पहला है पद्यांश, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिय सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, यह जो है किस पाठ से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों? वंदना शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसे मैंने पूरा पढ़ा दिया है। आप लोग व्याख्या से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ मेरे प्यारे बच्चों। अथवा में यहाँ पर है और एक श्लोक, सत्याधारस्त परस्तैलम दयावर्ती क्षमा शिखा अंधकारे प्रविष्टव्य दीपो यत्नेन वार्यताम, यह किस पाठ से लिया गया है? यह श्लोक रचित है मेरे प्यारे बच्चों सुभाषितानि शीर्षक पाठ से। किस पाठ से? सुभाषितानि शीर्षक पाठ से अवतरित है। इसके बाद आप देखोगे अगला प्रश्न यहाँ पर आया हुआ है, प्रश्न संख्या 24, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के एक मात्र स्त्री पात्र रोशन की माँ का चरित्रांकन कीजिए। तो यह प्रश्न आएगा 5 नंबर का, और इससे रिलेटेड यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और अथवा में भी प्रश्न है, दीपदान एकांकी की कथा संक्षेप में लिखिए। तो आपको किसी एक प्रश्न को ही सॉल्व करना होगा। प्रश्न संख्या 25 का है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। तो किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना होगा और उनकी किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखने होंगे। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे,
निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 26 है। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हुआ हो। 2 नंबर का यह प्रश्न आएगा। और प्रश्न संख्या 27 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 4 प्रश्न पूछे गए हैं। किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देना है, जिसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 28 ऐसा आएगा मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ पर पहला है अंधे की लकड़ी होना, दूसरा है आस्तीन का सांप होना, तीसरा है चोर की दाढ़ी में तिनका, और चौथा है धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो किसी एक का आपको अर्थ बताना होगा और उसका वाक्य प्रयोग भी करना होगा। प्रश्न संख्या 29 ऐसा आएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। और प्रश्न संख्या 30, छात्रवृत्ति के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। अथवा में भी प्रश्न है, यहाँ पर अपने प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें अस्वस्थ होने के कारण एक दिन का अवकाश मांगा गया हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।